नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बात इवेंचुअली न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचेगी। नाउ अभी भी मेरी उम्मीद यहाँ पर यह है कि कोई यहाँ पर बड़ी गलती ना कर दे, कोई एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी ड्रॉप ना करे, मगर व्लादिमीर पुतिन ने, जैसे आपको पता होगा, रशिया के न्यूक्लियर आर्सेनल को अलर्ट पे लगा दिया है। और तब से हम देख रहे हैं कि लगातार दुनिया भर में एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल है, वुड पुतिन प्रेस द न्यूक्लियर बटन। और ये क्वेश्चन रेज करने का एक प्रॉपर वैलिड रीजन भी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर यह मानना है कि कोल्ड वॉर से लेकर अब तक, एक्चुअली आप प्रीटी मच कह सकते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से लेकर अब तक हम लोग एक न्यूक्लियर वॉर के उतने करीब नहीं आए जितने आज के समय हम खड़े हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, तो पुतिन ने रिसेंटली जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस हाई अलर्ट पे रहे, इसका मतलब क्या है? पहले अलर्ट पे नहीं थी क्या? इसका मतलब ये है कि रशिया कह रहा है कि अगर हम पे अटैक हुआ तो हम इमीडिएटली अटैक कर देंगे। न्यूक्लियर हाई अलर्ट की हिस्ट्री क्या है, 1991 में क्या हुआ था, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मगर इस बीच एक और बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज आई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रशिया के कहने पर बेलारूस ने अपना नॉन न्यूक्लियर स्टेटस त्याग दिया है। इसका मतलब क्या है? यहां पे आप देखेंगे, ये रशिया है, ये यूक्रेन, इन दोनों के बीच में जंग हो रही है। यूक्रेन के नॉर्थ में आपको मिलेगा बेलारूस। अभी तक क्या था कि रशिया की जो आर्मी है ये बेलारूस के जरिए यूक्रेन में इन्वेजन कर रही थी। अब बेलारूस ने यहां पर यह भी कह दिया है कि रशिया अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स बेलारूस में डिप्लॉय कर सकता है, ताकि कल को अगर मान लो कि यूक्रेन पर एक जेन्युइन न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी हो तो रशिया के पास ऑप्शन रहे कि ना सिर्फ रशिया की धरती से बल्कि बेलारूस से भी ये स्ट्राइक रशिया कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि अचानक से बेलारूस का ये स्टेप लेना कितना सीरियस है, और यूएस भी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है। और पुतिन अगर ये स्टेप ले रहे हैं तो इसे आप खुद ही समझ सकते हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये वॉर, यूक्रेन की जो सारी इन्वेजन की वॉर थी, ये व्लादिमीर पुतिन के प्लान के अकॉर्डिंग अभी तक नहीं गई है। यूक्रेनियंस ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रेजेंट किया है। मैं अभी भी कहूँगा मिलिटरीली रशिया इज़ फार सुपीरियर, मगर याद रखिएगा रशिया की एक ह्यूज बॉर्डर है, ये अपनी सारी सेना सीधा यूक्रेन की तरफ नहीं फेंक सकते। इनको इंश्योर करना होगा कि बाकी बॉर्डर में भी ये अलर्ट रहे, कोई और देश इन पर सरप्राइज अटैक ना कर ले। तो ये सब ध्यान में रखते हुए इमानुएल मैक्रोन ने रिसेंटली एक बहुत ही, मैं कहूँगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ये वॉर लंबी चलेगी। पुतिन फंस गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अब क्या है कि ना यूक्रेन हार रहा है, ना रशिया प्रॉपरली जीत रहा है, बीच की स्थिति यहां पर बन चुकी है। और पुतिन के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यहां पर यह है कि कीव अभी तक फॉल नहीं किया। कीव में अभी भी यूक्रेन के सोल्जर्स डटे हुए हैं। और वैसे आप अगर देखो तो ईस्टर्न यूक्रेन में काफी हद तक, ये आप अगर मान लो, ये जो लाइन अगर हम खींच दे, ईस्टर्न यूक्रेन में काफी हद तक रशिया ने जो ये एरिया है कब्जा लिया है, और ये छोड़ने नहीं वाले। ये मोस्ट प्रोबेबली या तो हो सकता है कि इस रीजन को ये डिक्लेयर कर दे एज इंडिपेंडेंट कंट्री, या फिर शर्त यहां पर ये रखे कि ये सब रीजन यूक्रेन का पार्ट तभी बनेगा अगर करंट गवर्नमेंट यूक्रेन की कहती है कि हम अब पावर में नहीं रहेंगे और यूक्रेन में कंप्लीट एक पावर शिफ्ट किया जाएगा। इधर वे ये सब होने नहीं वाला। इन दी एंड पॉसिबिलिटी है कि कीव में आपको काफी वॉयलेंस देखने को मिलेगा। ऑलरेडी न्यूज आ रही है कि रशियन फोर्सेस कीव में फेस कर रहे हैं स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग को। और इस बीच रशिया की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है तास, इसने एक ट्वीट कर दी थी। ट्वीट में लिखा था कि रशिया के 4300 सैनिक मारे जा चुके हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी, कुछ ही घंटों बाद ये ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दी। बताया जा रहा है कि डिलीट इसलिए करिए क्योंकि इससे रशियंस का मोराल डाउन ना हो जाए। उसके अलावा पुतिन ने फेसबुक को, वेरियस सोशल मीडिया वेबसाइट्स को स्लो कर दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया अभी के लिए रशिया में, ताकि लोगों को प्रॉपर जानकारी ना मिल पाए, रशियंस को यह पता ना लग पाए कि कितने लॉसेस फेस कर रही है रशियन आर्मी इन यूक्रेन। और अब न्यूज यहां पर यह भी आ रही है कि जो आसपास के देश है यूक्रेन के, फॉर एग्जांपल डेनमार्क, हालांकि डेनमार्क एक इमीडिएट नेबर नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस में है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि अगर हमारे देश का कोई नागरिक यूक्रेन में लड़ने के लिए जाना चाहता है तो वो फ्री है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली यूक्रेन में आर्मी नहीं भेज रहे, मगर कोई अगर पर्सनल कैपेसिटी में जाना चाहता है यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए, देन ही इज फ्री टू ज्वाइन। और ये स्टेटमेंट अभी बहुत देश देंगे। बहुत से यंग एबल लोग, चाहे डेनमार्क हो या फिर बाकी कंट्रीज हैं, वहां से आएंगे यूक्रेन में रशियन फोर्सेस को कड़ी टक्कर देने के लिए। तो जब ऐसी स्थिति बन गई है, आप इमेजिन कर सकते हैं पुतिन के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। एक बार को पॉसिबिलिटी है कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब, एक छोटा न्यूक्लियर विस्फोट कर सकते हैं यूक्रेन को एक मैसेज सेंड करने के लिए कि अगला जो विस्फोट होगा ये बहुत बड़ा होगा और उसमें आप लोग बचेंगे नहीं। ये आप कह लीजिए
पुतिन का एक टैक्टिक हो सकता है यूक्रेन को सरेंडर करवाने का। नहीं तो पुतिन ऐसे ही अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पे ना रखते हैं। अब अलर्ट का मतलब क्या होता है कि कल को रशिया पे अटैक होता है न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो मतलब कि बिल्कुल अटैक कर देंगे उसके बाद। देखिए वो तो एक बहुत ही कॉमन पॉलिसी है, वो तो नॉर्मल मोड है। अलर्ट जब ऑन होता है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी आर्मी को कह दिया है कि किसी भी सेकंड आपको हाई कमांड से, मॉस्को से ऑर्डर आ सकता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब आपको गिराना है। तो आपका जो न्यूक्लियर ट्रायड है, मतलब कि आपकी जो सबमरीन है, आपकी जो नेवी से आप लॉन्च करेंगे न्यूक्लियर मिसाइल, किसी फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करोगे न्यूक्लियर मिसाइल, या फिर लैंड से आप लॉन्च करोगे, आपका ट्रायड रेडी होना चाहिए इन अ मोमेंट्स नोटिस। ऐसा होना चाहिए कि बस मॉस्को से आपको मैसेज आया, लॉन्च द मिसाइल्स, और सीधा आपने मिसाइल लॉन्च कर दिए। और एक टाइम था हिस्ट्री में जब यूएस भी इसी टाइप के अलर्ट के अंडर रहता था। यहां पे मैं बात कर रहा हूं 1991 से पहले के टाइम के बारे में। 1991 में क्या हुआ कि यूएसए के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश की बात नहीं कर रहा, वो तो बाद में आए थे, मगर जो उनके पिताजी थे जॉर्ज बुश, इन्होंने अपने उस वक्त के डिफेंस सेक्रेटरी डिक चेनी को यह कहा कि कंट्री का जो न्यूक्लियर अलर्ट है इसको ऑफ कर दो। यूएसए ने यह स्टेप लिया अपनी तरफ से, और यूएसएसआर को यह कहा था कि अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सेम स्टेप लीजिए। इससे एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, नहीं तो हमेशा एक डर लगा रहेगा कि कभी भी कोई भी देश न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। तो यूएसए के न्यूक्लियर फोर्सेस का जो अलर्ट है ये अभी भी ऑफ है। रशिया ने सिंस जो ये अलर्ट है ऑन कर दिया है, इससे पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है कि अगर पुतिन के हाथों ये वॉर फिसल गई, अगर मान लीजिए न्यूज आ जाती है कि रशियन फोर्सेस बहुत लॉसेस सफर कर रही है, दसियों हजारों रशियन सैनिक यहाँ पे मारे जा रहे हैं, कीव कब्जे में नहीं आ रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुतिन विल यूज द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। मगर मेरा यहाँ पर यह मानना है कि अगर मान लो रशिया कुछ हद तक एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करता भी है, उससे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं हो जाएगी, इससे धरती पे पूरा सर्वनाश नहीं हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली होगा यहाँ पर क्या कि इंटरनेशनल ट्रेड बॉयकॉट हो जाएगा रशिया का। एक बार को इंडिया और चाइना भी रशिया की आलोचना करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को यूज करना इज द अल्टीमेट रेड लाइन, कि ये लाइन आपको क्रॉस नहीं करनी। ये आपने अगर क्रॉस कर दी तो फिर मैं नहीं मानता कि उस केस में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली आप सोच कर देखिए, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इंडिया और चाइना के लिए रशिया के समर्थन में बात करना, इवन न्यूट्रल रहना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर हमको यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर ये ड्रॉप करते हैं यूक्रेन में, ये किसी बड़े शहर में करेंगे या फिर किसी खुले मैदान में, ये भी पॉसिबिलिटी है। मैं ये भी रूल आउट नहीं करूंगा। यूक्रेन बहुत बड़ा देश है, कई इनके खुले मैदान भी है जहां पे बहुत कम आबादी है, तो वहां पर भी विस्फोट कर सकते हैं ये। और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है, अगला जो ये मिसाइल है ये जाएगा किसी बड़े शहर में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। उस केस में नेटो रशिया पे अटैक नहीं करने वाला, ना यूएस अटैक करेगा। यही होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड एम्बार्गो हो जाएगा, कई देश रशिया से बहुत ही लंबे सालों तक ट्रेड करना बंद कर देंगे। और इन पर जो सैंक्शंस हैं, आप जो भी सैंक्शंस इमेजिन कर सकते हैं, बुरे से बुरे, स्विफ्ट में भी आप अगर देखो तो अभी के लिए रशिया के ऑलमोस्ट 60 to 70% बैंक्स जो है ये बैन हो चुके हैं फ्रॉम ग्लोबल ट्रांजैक्शन। हो सकता है कि उस वक्त 100% हो जाए, रशिया ऑयल नेचुरल गैस भी सेल ना कर पाए, ये स्थिति आ सकती है। मगर वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह कुछ नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने के बाद बस प्रलय आ जाएगी। बट ऑफ कोर्स याद रखिएगा, मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आपके सामने हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो देखना यहाँ पे ये होगा कि इवेंचुअली रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो पीस टॉक्स शुरू होंगी, उसमें क्या नतीजा निकल के आता है, क्या एक लीडर वहां पे पीछे हटता है, क्या यहाँ पर कोई वाइज बात होती है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे की बात समझ पाती है। अगर मान लीजिए पीस टॉक्स में ही ब्रेक थ्रू हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है पुतिन को भी ये न्यूक्लियर मिसाइल यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर पीस टॉक्स अगर फेल कर जाती है, रशिया को कंप्लीट यूक्रेन में इन्वेजन करने में प्रॉब्लम आती है, तब पॉसिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की। मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएससी प्लस का, यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल की भी तैयारी आपकी हो जाएगी इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, विच एवर यू चूज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। तो यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।